नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान जंग में अमेरिका बुरी तरह फंस गया है। ईरान अमेरिका की कोई भी डिमांड नहीं मान रहा है। अपनी तरह से समझौते की जो शर्तें रख रहा है उससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ईरानी शर्तों पर अगर समझौता होता है तब इसे अमेरिका की हार ही माना जाएगा। ऐसे में ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं कि अमेरिका की शर्तों पर डील कर लो। ट्रंप हर हाल में ईरान का यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है। ट्रंप इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ बातचीत में यह सबसे बड़ी रुकावट है। IRGC की तरफ से अब अमेरिका को धमकी दी गई है कि इस बार वो ऐसे हथियार इस्तेमाल करेगा जिससे नेतन्याहू और ट्रंप को हार्ट अटैक आ जाएगा। दूसरी तरफ ट्रंप का बयान सामने आया है और उन्होंने संकेत दिया है कि पश्चिम एशिया में आने वाला है जंग का तूफान, और इस बार अगर जंग होती है तो ये लंबी भी चल सकती है, क्योंकि ईरान भी जंग के लिए पहले से तैयार है। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस यूक्रेन युद्ध होगा खत्म। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात के बाद आया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। पुतिन ने ईरान जंग को लेकर भी दिया ऑफर। पूर्वी एशिया में नई जंग की तैयारी। चीन ने एक्टिव कर दिया 2027 का डार्क प्लान। ताइवान की तरफ भेजे 10 एयरक्राफ्ट और 11 जंगी जहाज। भारतीयों के विरोध के आगे झुका नेपाल। सरकारी एयरलाइंस ने कश्मीर के गलत नक्शे पर मांगी माफी। कहा गलती हुई, दोनों देशों में बढ़ा तनाव। और चलते चलते में देखेंगे कितने तापमान पर जवाब देने लगते हैं हमारे अंग। इंसानी शरीर के झेलने की क्या है सीमा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का पूरा परमाणु भंडार था निशाने पर। चीन की ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान में छिड़ी थी जंग। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वोटिंग राइट्स एक्ट की धारा 2 के प्रभाव को किया सीमित। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा और पूर्व उपराष्ट्रपति हैरिस ने बताया लोकतंत्र के लिए काला दिन। यूएई के तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने के फैसले का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया स्वागत। बताया इसका फायदा। कहा इससे वैश्विक तेल और गैस की कीमतें होंगी कम। दुनिया के सामने जल्द आएंगे यूएफओ के छिपे राज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले सार्वजनिक होंगी गोपनीय फाइलें। सैन्य पायलटों के अनुभव चौंकाने वाले। तो अमेरिका और ईरान में बातचीत की संभावनाएं बनती नहीं दिख रही हैं। दोनों ही तरफ से एक दूसरे को बातचीत का प्रस्ताव जरूर दिया जा रहा है, लेकिन किसी भी प्रस्ताव पर बातचीत शुरू करने तक की सहमति नहीं बन पा रही। ईरान ने हाल ही में 3 सूत्रीय प्रस्ताव अमेरिका को भेजा था। उसने अमेरिका को परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी प्रस्ताव दिया, जिसमें कहा गया कि वो 5 साल तक यूरेनियम का संवर्धन पूरी तरह से बंद कर देगा और उसके बाद अगले 5 साल में वो सीमित मात्रा में यूरेनियम संवर्धन करेगा, वो भी अपनी ऊर्जा जरूरत के चलते। और उसके पास जो संवर्धित यूरेनियम है उसका बड़ा हिस्सा वो रूस को सौंप देगा। लेकिन ट्रंप इस प्रस्ताव पर भी बातचीत को तैयार नहीं है। ईरान को धमका रहे हैं कि उससे परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से रोकना होगा। और अब उनका एक पोस्ट सामने आया है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक ऐसा तूफान आ रहा है जिसे रोका नहीं जा सकेगा। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि अमेरिकी सेना ईरानी बंदरगाहों और हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकाबंदी जारी रखेगी। ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया है जिसमें ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट से नाकाबंदी हटाने और युद्ध खत्म करने की बात की है। ट्रंप ने नाकेबंदी को लेकर कहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी सीधे सैन्य कार्रवाई से ज्यादा असरदार है। हमने उन्हें बुरी तरह से घेर रखा है और वे एक ठुसे हुए जानवर की तरह दम घुटने जैसा महसूस कर रहे हैं। ईरानी हमसे समझौता करना चाहते हैं, वे नाकेबंदी को खत्म कराना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। हमारा रुख बेहद साफ है कि ईरान के पास परमाणु नहीं हो सकता है। ईरान को ट्रंप धमका रहे हैं, लेकिन ईरान ट्रंप की धमकी के सामने झुकता नहीं दिख रहा, बल्कि वो ट्रंप की ही भाषा में जवाब दे रहा है जो ट्रंप को पसंद नहीं है। यानी अमेरिका को ईरान सीधे सीधे धमका रहा है। ईरानी न्यूज नेटवर्क प्रेस टीवी ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के हवाले से कहा कि अमेरिका ने ईरान से जुड़े जहाजों को जब्त किया है, जिसके बाद ईरान अब अमेरिका के खिलाफ बड़े एक्शन का प्लान तैयार कर रहा है। ईरान का सैन्य एक्शन अभूतपूर्व होगा। अमेरिका ने ईरान के झंडे वाले कई जहाजों को रोका है और उन्हें जब्त भी किया है।
ईरान के सरकारी मीडिया ने नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी का भी इसे लेकर बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जहाजों पर हमले किए हैं और सवार चालक दल के सदस्यों और उनके परिवारों को बंधक बना लिया है। अमेरिकी सोमाली समुद्री डाकुओं से भी बदतर बर्ताव कर रहे हैं। सोमाली समुद्री डाकू गरीबी के कारण ऐसा करते थे, लेकिन इन लोगों ने अपनी क्रूरता में बंधक बनाने को शामिल कर लिया है। ईरानी नेवी के कमांडर ने कहा कि हमारा देश उन लोगों को नहीं भूलेगा जिनकी जान अमेरिका और इजराइल के हमलों में गई है। हम उन्हें ऐसा करारा जवाब देंगे कि उन्हें पछताना पड़ेगा। शाहराम ने आगे कहा कि इस्लामिक गणराज्य ईरान बहुत जल्द दुश्मन की सेनाओं का सामना एक ऐसे हथियार से कराएगा जिससे वे बेहद डरते हैं। यह हथियार दुश्मनों के एकदम करीब है। मुझे डर है कि उनके नेताओं को हार्ट अटैक आ सकता है। दुश्मनों को लगता है कि ईरान के खिलाफ आक्रामकता के जरिए वे अपना मकसद पूरा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। उनकी बातें मजाक बनकर रह गई हैं। ईरानी कमांडर ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की रणनीति पर तीखा तंज कसा, जिसमें ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हॉर्मूज की नाकेबंदी से ईरान को बहुत नुकसान हो रहा है। ईरानी नेवी के कमांडर ने कहा कि दुश्मनों को गलत फहमी है कि ईरान के खिलाफ आक्रामकता और नाकेबंदी से वे मनचाहे नतीजे हासिल कर लेंगे, जबकि सच तो यह है कि उनकी बातें मिलिट्री अकादमियों में मजाक बनकर रह गई हैं। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका जिस विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन को गेम चेंजर बताता था, उस पर ईरान की तरफ से कम 7 मिसाइल ऑपरेशन किए गए। ईरानी हमले के चलते ही ये एयरक्राफ्ट कैरियर जंग के दौरान असहाय दिखाई दिया। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं है और ना ही ट्रंप की धमकी से डरता है, बल्कि वो चाहता है कि एक बार फिर जंग हो जिसमें हार और जीत का फैसला हो जाए। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ईरान से जंग लड़ने को भी तैयार नहीं दिख रहे, बल्कि वो तो जंग से भागने की कोशिश में है। पेंटागन में यहां तक चर्चा चल रही है कि ट्रंप ईरान जंग जीतने का कभी भी ऐलान कर सकते हैं और उसके बाद पश्चिम एशिया से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के खत्म होने की उम्मीद की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जल्दी ही यूक्रेन युद्ध खत्म हो सकता है। उनका यह बयान व्लादिमीर पुतिन से हुई बातचीत के बाद आया है, जिसके बाद दुनिया में शांति की उम्मीद बढ़ती नजर आ रही है। आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच 2022 में जंग शुरू हुई थी, जो अब तक जारी है। अमेरिका ने बीच में कोशिशें भी की युद्ध विराम करवाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। और अब ईरान जंग के चलते जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शांति की कोशिशें बेपटरी हो गई थी, उसे लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कई बार चिंता भी जताई। यूरोपीय देशों से अपील की कि वे पुतिन पर युद्ध रोकने का दबाव बनाएं, और अब उनकी ये चिंता दूर होती नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बात की है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर लगभग 1.5 घंटे तक बात हुई है, जिसमें ईरान जंग को लेकर तो चर्चा हुई ही, लेकिन बातचीत के केंद्र में यूक्रेन युद्ध भी रहा। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने ट्रंप के साथ पुतिन की बातचीत को मैत्रीपूर्ण और व्यावसायिक बताया। क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा कि ट्रंप की रिक्वेस्ट पर पुतिन ने संपर्क रेखा यानी कॉन्टैक्ट पॉइंट पर मौजूदा स्थिति की जानकारी दी, जहां हमारी सेनाएं रणनीतिक बढ़त हासिल कर रही हैं और दुश्मन के ठिकानों को पीछे धकेल रही हैं। पुतिन और ट्रंप दोनों ने ही कीव शासन के व्यवहार के बारे में लगभग समान आकलन व्यक्त किए, जो यूरोपियों के उकसावे और समर्थन से संघर्ष को लंबा खींचने की नीति अपना रहा है। रूसी राष्ट्रपति ने ट्रंप से कहा कि कीव खुलेआम आतंकवादी तरीकों का सहारा ले रहा है, रूसी धरती पर पूरी तरह से नागरिक ठिकानों पर हमला कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि विशेष सैन्य अभियान के हर लक्ष्य हर हाल में हासिल किए जाएंगे। उधर ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि यूक्रेन में संघर्ष को खत्म करने वाला समझौता जल्दी ही होने वाला है। उन्होंने इस बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि रूस शायद लड़ाई रोकने को तैयार हो सकता है। मॉस्को के रुख में बदलाव से कोई समझौता हो सकता है, जो कुछ शर्तों पर निर्भर करेगा। रूसी नेता ने थोड़ी देर के लिए सीजफायर का सुझाव दिया और जल्दी ही कोई आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। पुतिन पहले भी किसी समझौते के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने उनके लिए समझौता करना मुश्किल बना दिया था, जिससे प्रगति धीमी हो गई। हमने यूक्रेन में युद्ध के बारे में और भी बातें की, लेकिन वो खाड़ी युद्ध खत्म करने में मदद करना चाहेंगे। तो मैंने कहा कि इससे पहले कि आप मेरी मदद करें, मैं आपका युद्ध खत्म करना चाहता हूं। यानी ट्रंप और पुतिन यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं।
लेकिन इस दौरान यूक्रेन की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं वो इस जंग को और भड़काने का काम कर रहे हैं। हालिया हमलों की बात करें तो बीते दिन रूस के अंदर स्थित एक तेल संयंत्र में आग लग गई। रूसी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये तेल प्रतिष्ठान रूस के पर्म क्षेत्र में स्थित है, जो यूराल पर्वत श्रृंखला के इलाके में है और यूक्रेन से 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। इस हमले पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन अपने लंबी दूरी के हमलों का दायरा लगातार बढ़ा रहा है। ये रूस की युद्ध लड़ने की क्षमता को सीमित करने की कोशिशों का एक नया चरण है, ताकि रूस को उसके महत्वपूर्ण तेल राजस्व से वंचित किया जा सके। सीधी रेखा में ये दूरी 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। हम इन सीमाओं को और आगे बढ़ाते रहेंगे, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि मौजूदा माहौल में क्या युद्ध विराम मुमकिन हो पाएगा या यूरोप से मिलता समर्थन और यूक्रेन के जारी हमले इसमें बाधा पैदा करेंगे। हालांकि मौजूदा वक्त की मांग युद्ध विराम ही है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पूर्वी एशिया में जंग की बढ़ती आशंका की। तो चीन की बढ़ती आक्रामकता से पूर्वी एशिया में भी जंग की आहट सुनाई देने लगी है। ताइवान को लेकर तो पहले से ही कहा जा रहा था कि 2027 तक चीन उस पर कब्जे के लिए हमला कर सकता है, लेकिन अब जिस तरह जापान के साथ भी चीन का टकराव बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए कहा यह जा रहा है कि अब कभी भी इस क्षेत्र में बड़ी जंग छिड़ सकती है। चीन की तैयारियां कुछ ऐसे ही संकेत दे रही हैं। अब उसने ताइवान के इर्द गिर्द अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाते हुए अपने और भी जेट्स उस क्षेत्र में भेजे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ताइवान के आसपास के इलाकों में अपने 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 11 जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन 10 में से 9 विमानों ने ताइवान की मध्य रेखा को पार किया और उसके उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी हवाई रक्षा क्षेत्र में घुसपैठ की। इससे पहले 28 अप्रैल को भी हालात बेहद तनावपूर्ण थे, जब ताइवान ने 22 चीनी विमानों और 9 जहाजों का पता लगाया था। इन 22 विमानों में से 20 ने ताइवान की मध्य रेखा को पार कर उसके हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया था। चीन की कार्रवाई को उसके 2027 के डार्क प्लान का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत वो ताइवान को अपने मेन लैंड के साथ जोड़ना चाहता है। वहीं ताइवान की सेना ने भी इस पूरी स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और चीनी गतिविधियों का लगातार जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन चीन की बढ़ती ये आक्रामकता पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रही है। इसे लेकर वॉशिंगटन में भी बहस छिड़ी हुई है। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि चीन अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि वो तेजी से वैश्विक सैन्य ताकत के रूप में उभर रहा है। चीन लगातार अपने नौसैनिक बेड़े, मिसाइल तकनीक और अंतरिक्ष क्षमताओं में निवेश बढ़ा रहा है, जिससे प्रशांत महासागर में शक्ति संतुलन बदल रहा है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और सैन्य गतिविधियों के बीच हिंद प्रशांत में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत अमेरिका की दीर्घकालिक रणनीति को प्रभावित कर सकती है, जिससे साफ है कि चीन की बढ़ती ताकत अमेरिका के लिए भी बड़ी चुनौती बन गई है। मौजूदा हालात में अगर चीन ताइवान पर हमला करता भी है, तो यह भी मुमकिन है कि अमेरिका ताइवान की उस स्तर पर मदद ना कर पाए जो चीन को रोकने में कारगर साबित हो। अब ऐसे में सबकी नजरें चीन पर टिक गई हैं कि वो आगे क्या कदम उठाता है। लेकिन फिलहाल पूर्वी एशिया की शांति भंग होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे नेपाल की बड़ी गलती की। तो नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद से भारत के साथ उसके रिश्तों पर सबकी नजरें बनी हुई थी कि आखिर अब दोनों देशों के बीच के संबंध कैसे होंगे। लेकिन इस बीच नेपाल की तरफ से एक बड़ी गलती हो गई, जिसकी वजह से दोनों देशों के रिश्तों में खटास बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और अब नेपाल को अपनी इस गलती के लिए माफी तक मांगनी पड़ गई। दरअसल नेपाल की सरकारी एयरलाइंस अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से बड़े विवाद में फंस गई। नेपाली एयरलाइंस ने एक प्रमोशनल ग्राफिक्स में भारत के जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था और जैसे ही यह गलत नक्शा सामने आया, वैसे ही सोशल मीडिया पर भारतीयों का गुस्सा फूट पड़ा। इतना ही नहीं, यूजर सोशल मीडिया पर नेपाल एयरलाइंस को बॉयकॉट का ट्रेंड चलाने लगे। भारतीय विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से राजनयिक विरोध की मांग की गई, जिसके बाद एयरलाइंस ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। इसके बाद भी यह मुद्दा शांत नहीं हुआ, बल्कि विवाद बढ़ता ही चला गया और विरोध बढ़ता देख नेपाल एयरलाइंस ने एक्स पर एक ताजा पोस्ट करते हुए गलत नक्शे पर अब दुख जताया है और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है। नेपाल एयरलाइंस ने कहा कि हाल ही में हमारे सोशल मीडिया चैनलों पर शेयर किए गए नेटवर्क मैप में हुई गलती के लिए हम तहे दिल से माफी मांगते हैं।
इस मैप में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को लेकर नक्शे से जुड़ी कई बड़ी गलतियां थी, जो नेपाल या नेपाल एयरलाइंस के आधिकारिक रुख को नहीं दर्शाती। एयरलाइंस ने आगे यह भी कहा कि हमने तुरंत उस पोस्ट को हटा दिया है और यह पक्का करने के लिए अंदरूनी समीक्षा कर रहे हैं कि हमारी सामग्री सटीकता के उच्चतम मानकों को पूरा करे। यानी बढ़ते विरोध के चलते नेपाल एयरलाइंस को झुकना पड़ा और दबाव में आकर अब माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन यहां कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नेपाल से इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? इसके पीछे कारण क्या था? क्या यह जानबूझकर किया गया था? और अब चलते चलते में बात करेंगे इंसानी सहन शक्ति की। तो अप्रैल मई की इस गर्मी में क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर आखिर कितनी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है? दरअसल आज के दौर में बढ़ते तापमान के साथ ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे शरीर की भी एक लिमिट है। अक्सर हमें लगता है कि हम 45 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी झेल सकते हैं, लेकिन हकीकत इससे अलग है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा शरीर सिर्फ बाहर के तापमान से नहीं, बल्कि हवा में मौजूद नमी से भी प्रभावित होता है। इसे तकनीकी भाषा में वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। पहले माना जाता था कि इंसान 35 डिग्री सेल्सियस की उमस भरी गर्मी झेल सकता है, लेकिन नई रिसर्च कहती है कि हमारी सहनशक्ति की असली सीमा 30 से 31 डिग्री ही है। इसके बाद शरीर खुद को ठंडा रखने में फेल होने लगता है। इंसानी शरीर 42.3 डिग्री सेल्सियस तक का बाहरी तापमान तो जैसे तैसे सह लेता है, लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब हमारे अंदर का तापमान 40 डिग्री को पार कर जाए। इसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। इसमें पसीना आने वाली प्रक्रिया जवाब दे देती है और नतीजा यह होता है कि चक्कर आने लगता है, धुंधला दिखने लगता है और बेहोशी सी छाने लगती है। अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो ये हालात जानलेवा भी हो सकते हैं। ये भयंकर गर्मी सिर्फ पसीना नहीं निकालती, बल्कि अंदरूनी अंगों को भी डैमेज करती है। अब हम एक एक करके हमारे शरीर के इन अंगों की बात करें। दिमाग की बात करें तो ज्यादा गर्मी से दिमाग में सूजन आ सकता है, जिससे इंसान भ्रमित हो सकता है या उसे दौरे भी पड़ सकते हैं। वहीं दिल की बात करें तो शरीर को ठंडा रखने के लिए दिल को बहुत तेजी से खून पंप करना पड़ता है, जिससे उस पर दबाव बढ़ जाता है और दिल के दौरे का रिस्क भी बढ़ता है। कुल मिलाकर हमारा शरीर एक मशीन की तरह है, जिसे अगर पर्याप्त ठंडा नहीं रखा गया तो उसकी क्रियाशीलता में गड़बड़ी आ सकती है। इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस भयंकर गर्मी में आप सब अपना ध्यान रखें। लेकिन आज हमारे इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।